तो अब आखिरी टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये आखिरी टॉपिक है, ठीक है। इसका है, इस टॉपिक का नाम है चार्ज इंड्यूस्ड एट द बाउंड्री ऑफ डाइइलेक्ट्रिक्स। सिंपल लैंग्वेज में देखिए, सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि मान लीजिए ये कैपेसिटर का पहला प्लेट है, ये कैपेसिटर का दूसरा प्लेट है, और यहां तक K1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डाइलेक्ट्रिक है, और यहाँ K2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डाइलेक्ट्रिक है। इसको D1 बोलिए, इसको D2 बोलिए, ठीक है। क्वेश्चन है कि इस बाउंड्री पे क्या कोई नेट चार्ज अपीयर होगा। ये जो जहां पे दो डाइलेक्ट्रिक्स का इंटरफेस है, जहां मिला है दो डाइलेक्ट्रिक्स का जो इंटरफेस है, क्या वहां पे अगर आप 3D में देखिएगा तो ऐसा होगा। तो क्या ये जो बाउंड्री है, ये जिसको हम डॉट 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 से दिखाए हैं, क्या उस बाउंड्री पे कोई नेट चार्ज अपीयर होगा। ये कैसे निकालें। और ये दिया हुआ है कि पहला प्लेट पे प्लस क्यू है, और ये जो दूसरा प्लेट है कैपेसिटर का, उसमें माइनस क्यू है, ये दिया हुआ है। तो कैसे निकालें, ठीक है। तो ओरिजिनल फील्ड क्या रहा होता, ओरिजिनल Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अब क्या होगा, अब ये तो ओरिजिनल है, अब क्या होगा, तो इस साइड क्या होगा, जिधर K1 है, जिधर K1 है उधर क्या होगा, ओरिजिनल डिवाइडेड बाय K1 टाइम्स ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय K1। सिमिलरली जो दूसरा साइड है, उस साइड नया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है तो क्या होगा, ओरिजिनल डिवाइडेड बाय K2। ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड था Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, तो डिवाइडेड बाय K2। अच्छा, अब ध्यान दीजिए, हम लोग यूज करने जा रहे हैं गॉस लॉ कि अगर सही में बाउंड्री पे यहाँ पे इंटरफेस पे कोई चार्ज अपीयर हुआ है, तो देखिए क्या करेंगे। इस इंटरफेस से थोड़ा लेफ्ट जाके, इंटरफेस से थोड़ा लेफ्ट जाके और इंटरफेस से थोड़ा राइट जाके एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे, ठीक है। ऐसे बीच में ये इंटरफेस है, एक गॉसियन सरफेस बनाए इस तरह से। अब ध्यान दीजिए, बाकी चीजें हम मिटा रहे हैं। ये रहा गॉसियन सरफेस, और ये जो है एक्चुअल इंटरफेस है। तो बताइए, तो ये जो गॉसियन सरफेस है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो एंटर कर रहा है फील्ड लाइंस, उसका स्ट्रेंथ क्या है, Q बाई K1 इंटू ए एप्सिलॉन नॉट। और जो यहां से इस दूसरे वाले गॉसियन सरफेस से जो फील्ड लाइंस बाहर निकल रहा है, उसका फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, Q बाई K2 इंटू ए एप्सिलॉन नॉट। तो हम तो पढ़े हैं गॉस लॉ में कि E डॉट ds नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स मस्ट बी इक्वल टू Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो जो फील्ड लाइंस अंदर की ओर एंटर कर रहा है सरफेस के, उसके लिए फ्लक्स कैसे लिखते हैं, माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, Q बाई K1 ए एप्सिलॉन नॉट। ये माइनस इसलिए क्योंकि फील्ड लाइन अंदर जा रहा है, और सरफेस एरिया क्या होगा, जिस सरफेस एरिया के अंदर फील्ड लाइन घुस रहा है उसका सरफेस एरिया क्या होगा, वही होगा जो इस प्लेट का है, गॉसियन सरफेस एरिया वही होगा।
तो लेटस से ए बोल देते हैं, ए, तो इंटू ए, तो माइनस क्यू बाई के 1 ए एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया ए। ये फ्लक्स हुआ जो एंटर कर रहा है फील्ड लाइंस उसकी वजह से, और जो एग्जिट कर रहा है उसकी वजह से क्या लिखेंगे, प्लस में कितना Q1 बाई K2 ए एप्सिलॉन नॉट, ये फील्ड हो गया, इंटू क्या करेंगे एरिया ए, ठीक है, बराबर एनक्लोज्ड चार्ज, नेट एनक्लोज्ड चार्ज किसके अंदर, ये इस गॉसियन सरफेस के अंदर नेट एनक्लोज्ड चार्ज, जो कि एक्चुअल में कहाँ का चार्ज होगा, इंटरफेस का। क्यों, क्योंकि गॉसियन सरफेस का ये जो थिकनेस लिया है वो नेग्लिजिबल लिया है, ताकि जो भी चार्ज मिले वो बाउंड्री का मिले, सर इंटरफेस का मिले। तो इससे क्या मिला, इससे मिला Q एनक्लोज्ड बराबर कैपिटल Q बाई K2 माइनस कैपिटल Q बाई K1। तो इंटरफेस ऑफ द टू डाइलेक्ट्रिक्स पे जो चार्ज अपीयर हुआ है वो ये आया। इससे जानते हैं क्या पता चला कि अगर डाइइलेक्ट्रिक होमोजीनस होता, मतलब थ्रू आउट एक ही नेचर का डाइलेक्ट्रिक होता के ही, तो तब अगर कोई एग्जामिनर एक इमेजिनरी बाउंड्री बना के देता ऐसे और बोलता कि इस बाउंड्री पे कितना चार्ज अपीयर हुआ होगा, तो चूंकि दोनों तरफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ही है, क्योंकि पूरा होमोजीनस है, तो K2 और K1 का वैल्यू सेम होगा, तब उस लॉजिक से इस इंटरफेस पे चार्ज इंड्यूस्ड कितना होगा, चार्ज इंड्यूस्ड, चूंकि दोनों तरफ K का वैल्यू सेम है दोनों तरफ, तो यहाँ क्या होगा, 0। तो चार्ज वहीं पे इंड्यूस होगा उसी बाउंड्री पे जिसके दोनों तरफ डाइलेक्ट्रिक अलग अलग कांस्टेंट का हो, ठीक है। अच्छा, एक तो ये हो गया। एक आखिरी केस डिस्कस कर दें। और बीच में ये जो बीच वाला रीजन है, ये एक ऐसा रीजन है जहां का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वेरिएबल है हर जगह। मतलब जैसे जैसे हम फर्स्ट प्लेट से x दूरी पे जाएंगे तो वहां का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, मतलब पर्टिकुलर x दूरी पे जो डाइलेक्ट्रिक है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है अलग है। जो फर्स्ट प्लेट के पास जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो अलग है। मतलब जैसे जैसे हम फर्स्ट प्लेट से आगे बढ़ रहे हैं तो वैसे वैसे मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू चेंज हो रहा है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम एक सिचुएशन दे रहे हैं, लेट अस टेक अ सिचुएशन कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फर्स्ट फेज पे एप्सिलॉन 1 है और लास्ट फेज जो है दैट इज राइट मोस्ट फेज, वहां एप्सिलॉन 2 है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लीनियरली वेरी कर रहा है फ्रॉम एप्सिलॉन 1 टू एप्सिलॉन 2। लेट अस से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वेरीज, एक एग्जांपल ले रहे हैं, लीनियरली from epsilon 1 to epsilon 2 as we move from left plate towards right plate, ठीक है। और चार्ज दिया हुआ है लेफ्ट प्लेट पे कितना है प्लस क्यू, राइट प्लेट पे कितना है माइनस क्यू। ये सिचुएशन दिया हुआ है कि इस तरह से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वेरी कर रहा है। क्वेश्चन है कि
कि फिर तब तो हर जगह कहीं पे भी इमेजिनरी बाउंड्री ले लीजिए तो तब तो इस बाउंड्री के दोनों तरफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू अलग ही होगा। तो उस केस में यानी हर जगह रीजियन में, इस पूरे रीजियन में ही हर जगह कुछ ना कुछ चार्जेज अपीयर होगा। तो क्वेश्चन है फाइंड द चार्ज इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपसे मांग रहा है एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम लेफ्ट प्लेट। ये क्वेश्चन है, मतलब कि लेफ्ट प्लेट से x यूनिट आगे जाके जो हमको एक इमेजिनरी सा इंटरफेस मिलेगा, मान लीजिए इसका थिकनेस मान लेते हैं कितना dx, और एरिया तो वही होगा जो एरिया आपके प्लेट्स का है, एरिया A है ना। तो मान लीजिए कि ये जो आप शेडेड वॉल्यूम लिए हैं, ये शेडेड वॉल्यूम, ये जो आप शेडेड वॉल्यूम लिए हैं, इस शेडेड वॉल्यूम का मैग्नीट्यूड क्या होगा वॉल्यूम वाइज? तो एरिया A इंटू थिकनेस dx, तो वॉल्यूम हो जाएगा एरिया A इंटू थिकनेस dx। ये वॉल्यूम है। इस पतले से थिकनेस वाले वॉल्यूम में तो हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट मान सकते हैं। इस पतले से थिकनेस में तो हर जगह हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान सकते हैं। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी उसको रो मान लीजिए। ये इतना पतला है कि ऑलमोस्ट आप समझिए कि आप आगे बढ़े ही नहीं है। तो एक पतले से वॉल्यूम में हर जगह आप वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को एक पर्टिकुलर वैल्यू का मान सकते हैं, एकदम नेग्लिजिबल वेरिएशन होगा। इस dx लेंथ के क्रॉस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एकदम नेग्लिजिबल वेरिएशन होगा। अच्छा, तो x डिस्टेंस में निकालना है क्या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो बताइए, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रहा है उसका स्ट्रेंथ E बोलिए, और जो एग्जिट कर रहा है उसको बोलिए E प्लस DE। तब गॉस लॉ लगाइए, तो E प्लस DE इंटू एरिया A, मतलब ये जो वॉल्यूम आप लिए है ना उसके बाउंड्री पे आप गॉस लॉ लगा रहे हैं। तो E डॉट ds बाहर निकल रहा है ये फील्ड लाइन, तो प्लस में लिखे माइनस जो अंदर एंटर कर रहा है वो E इंटू A, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर Q एनक्लोज्ड, अंदर में जो एनक्लोज्ड चार्ज है इस वॉल्यूम के अंदर में, पतला सा वॉल्यूम के अंदर में, Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन Q एनक्लोज्ड को क्या लिख सकते हैं, यहाँ का वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी गुने पूरा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना है A dx बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, वॉल्यूम कितना है एरिया A पूरा इंटू ये जो थिकनेस dx है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यहाँ पे इस पतले से रीजन में, जो ऑलमोस्ट इस पतले से रीजन में यूनिफॉर्म होगा ऑलमोस्ट, ठीक है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये देखिए, तो ये कट जाएगा तो बचेगा क्या dE इंटू A बराबर रो A dx बाय एप्सिलॉन नॉट। A एक कट गया, इससे क्या पता चला dE बाय dx बराबर रो बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का वैल्यू क्या होगा dE बाय dx इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो मतलब आपको इनडायरेक्टली क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ एट अ डिस्टेंस x, ठीक है, यही ना चाहिए। अगर वो मिल गया तो तब तो उसका डिफरेंशिएशन कर ही दीजिएगा। चलिए कर दिया जाए। ये मत भूलिएगा कि ये चीज जो हम लिख रहे हैं कैसे लिख रहे हैं, बाय गॉस लॉ। गॉस लॉ किस पे लगाए हैं, ये जो वॉल्यूम लिए है ना पतला सा, इसके बाउंड्रीज पे गॉस लॉ लगा रहे हैं, ठीक है। तो उससे निकला। अच्छा, अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होता है,
ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इन द एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, लेकिन कहाँ का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कहाँ का, एट अ डिस्टेंस x, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एट अ डिस्टेंस x। अच्छा, तो हमको तो एग्जाम में दिया था ना कि लीनियरली वेरी कर रहा है E1 से E2 तक, तो किसी भी तब तो ये स्ट्रेट लाइन का फंक्शन हुआ ना, तो लेट अस से एट एनी डिस्टेंस x फ्रॉम फर्स्ट प्लेट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय एप्सिलॉन, तो ये क्या हो जाएगा y बराबर mx प्लस c फॉर्मेट का होगा। तो स्लोप क्या होगा, E2 तक गया है E1 से, तो E2 माइनस E1 डिवाइडेड बाय ये पूरा गैप कितना है d, ये हो गया स्लोप इनटू x प्लस x बराबर 0 पे, यानी फर्स्ट प्लेट के पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट E1 है, तो इस तरह से हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का लीनियर वेरिएशन को लिख सकते हैं। m होता है स्लोप, स्लोप क्या होगा, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय जितने गैप पे ये फाइनल और इनिशियल वैल्यू डेवलप हुआ है, तो इस तरह से हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिख सकते हैं। इसी को हम यहाँ लिखेंगे, ये जो चीज है वो यही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया Q बाय ये वैल्यू लिखिए एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 माइनस एप्सिलॉन 1 इंटू एक्स बाई डी, ये हो गया ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एज अ फंक्शन ऑफ x इंटू ए एप्सिलॉन, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ x वेयर x इज मेजर्ड फ्रॉम लेफ्ट मोस्ट प्लेट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही, तो बस इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर दीजिए इंटू एप्सिलॉन नॉट कर दीजिए, तो आपको किसी भी डिस्टेंस x पे जो एक पतला सा वॉल्यूम लीजिएगा उस वॉल्यूम में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मिल जाएगा। ठीक है, यही आखिरी टॉपिक था जो आपसे डिस्कस करना था, ये भी पता चल गया। तो मेरे हिसाब से जितना मुझे बताना था, जितना मुझे समझाना था, सब मैंने आपको बता दिया। तो यही रहा दी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दी एंड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, अच्छे से पढ़िए। जितना कुछ बताना था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, यकीन मानिए उससे ज़्यादा ही इलेबोरेट करके बताया गया है। इतना से आपका लगभग सारा सवाल बनना चाहिए। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, गुड बाय।